अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम आयन चैनल्स को डिस्कस करेंगे। तो मुख्तलिफ पाथवेज होते हैं सेल सिग्नलिंग के, तो उनमें से एक जो है वो आयन चैनल्स के थ्रू होता है। अब आयन चैनल्स के थ्रू किस तरीके से ड्रग्स अपना क्लिनिकल एक्शन जो है या फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो शो कर रही होती है। अब इस तरह है कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो इन चैनल्स पे जाके पॉजिटिव इफेक्ट दे रही होंगी, यानी कि जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं आयन चैनल उन कामों को ज्यादा कर देंगी, या फिर कुछ उल्टा काम कर रही होंगी, यानी उन फंक्शंस को कम कर रही होंगी या ब्लॉक कर रही होंगी कि वो फंक्शन जो है वो कम हो। तो अब अगर हम लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स की बात करें, यानी जिन पे कोई ड्रग जाके अटैच होगी और फिर उन चैनल्स की वर्किंग में कोई डिफरेंस आएगा। तो नेचुरल लाइगेंड्स जो हैं, जिस तरीके से अगर बात करें हम, तो एसिटाइलकोलिन आ जाता है, सेरोटोनिन, गाबा या ग्लूटामेट आ जाता है। ये सारे साइनेप्टिक ट्रांसमिटर्स हैं, यानी साइनेप्स जो है उसमें ये ट्रांसमिट होते हैं। साइनेप्स में प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज होंगे और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेंगे, उन चैनल्स पे जाके बाइंड करेंगे अपनी रिसेप्टर पे, और वहां जाके ये अपना कोई मैकेनिज्म शो करेंगे। तो अगर हम इनके रिसेप्टर्स की बात करें, each of the receptors transmits its signal across the plasma membrane by increasing transmembrane conductance of the relative ion and thereby altering the electrical potential across the membrane। अब ये जो है, जो हमने जिनकी बात की है ऊपर ट्रांसमीटर्स की, ये क्या करते हैं कि जब आगे जाएंगे, अटैच होंगे अपने रिसेप्टर पे जाके, तो उधर जाके ये जो कंडक्टेंस है आयन चैनल्स की उनको बढ़ा देंगे। ठीक है, आयन चैनल्स की जब कंडक्टेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो पोटेंशियल में चेंजेस, आपको पता है एक नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी सेल के बाहर और सेल के अंदर जितने आयंस होते हैं उनमें जो फर्क होता है उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है। अब क्योंकि आयंस की कंडक्टेंस बढ़ी है, तो यानी आगे पीछे हुए हैं उनके नंबर, जिसकी वजह से उस पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस आ जाएंगी। जब उस पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस आ जाएंगी तो इस तरीके से हमारी जो ड्रग है या जो भी रिसेप्टर पे जाके लाइगेंड अटैच हुआ है वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसिटाइलकोलिन की बात करें, तो ये क्या करता है कि ये एसिटाइलकोलिन आयन चैनल पे जाके अटैच होगा, और किस आयन चैनल पे स्पेसिफिकली अटैच होता है, निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे। ठीक है, अब ये जो रिसेप्टर है ये क्या करेगा, ये अलाउ करेगा सोडियम को कि वो ज्यादा जो है उसका सेल के अंदर जो है वो ग्रेडियंट उसका ज्यादा हो, यानी बाहर से सोडियम को उठा के अंदर लेके जाएगा, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन लेके जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक एक्साइटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा या एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसको हम कॉमनली डीपोलराइजेशन का फिनोमेना कहते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसको हम उसमें जब चेंजेस आएंगी तो उसकी वजह से जो एक एक्साइटेशन डेवलप हो जाएगी सेल के अंदर, उसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। अच्छा, एसिटाइलकोलिन का जो रिसेप्टर है, निकोटीनिक रिसेप्टर है, is one of the best characterized of all cell surface receptors for hormones और न्यूरोट्रांसमीटर। अब वो कह रहे हैं कि ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकती है जितने भी सेल के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको उनको डिस्क्राइब करने के लिए या उनको करेक्टराइज करने के लिए कि बेस्ट एक एग्जांपल है आपके पास। अब क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो इस रिसेप्टर का पेंटामर जो है वो स्ट्रक्चर है, और इसमें 4 मुख्तलिफ किस्म के सब यूनिट्स होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। अब इसमें अल्फा होता है, बीटा, गैमा और डेल्टा। अब 2 अल्फा चेन्स होंगी पॉलीपेप्टाइड की और बाकियों की एक एक होगी, और उनका आगे मॉलिक्यूलर वेट उसने बताया हुआ है 43,000 से लेकर 50,000 तक हो सकता है।
अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन किया है। अब ये है सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है सेल मेम्ब्रेन की। अब ये जो स्ट्रक्चर है रिसेप्टर का या आयन चैनल का, ये कुछ इस तरीके से है कि ये कुछ बाहर भी हिस्सा है और कुछ अंदर भी है, और ये पूरा जो है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रेजेंट है। अब आप देखें कि जो एसिटाइल कोलिन है, इसने बाइंड होना है अल्फा यूनिट जो है, सब यूनिट जो है उसके ऊपर इसने अटैच होना है। ठीक है, दो अल्फा सब यूनिट है हमारे पास, दोनों पे जो है बाइंडिंग साइड जो है एसिटाइल कोलिन के लिए प्रेजेंट है। उसके अलावा बाकी जो सब यूनिट है वो भी उसके स्ट्रक्चर में उसको हेल्प कर रहे हैं। और इनके दरमियान में ये एक आप समझ लें कि जिस तरीके से अंदर से हॉलो हो जाएगा जब ये अटैच होगा एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ, तो अंदर एक स्पेस डेवलप हो जाएगी, खाली जगह जो है डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से बाहर से जो सोडियम है वो अंदर की तरफ सेल में चला जाएगा, मतलब एक बीच में एक रास्ता बन जाएगा। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट है, और इनका डायमीटर जो है वो 10 नैनोमीटर होता है। और ये नॉर्मल कंडीशन में ये आयंस को अंदर नहीं जाने देते, लेकिन जब एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा तो ऐसी कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी कि वहां पे एक छोटा सा रास्ता बन जाएगा, जिसकी वजह से आयंस जो हैं वो उधर से पास हो सकेंगे। और वो तकरीबन जो है 0.5 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, जो सेंटर में एक चैनल डेवलप होता है जिससे ये आयन जो है, सोडियम आयन जो है, ये पेनिट्रेट करते हैं बाहर से अंदर की तरफ। The structural basis for activating other ligand gated ion channels has been, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि ये तो हमने स्पेसिफिकली इस आयन चैनल की बात की है ना, अब हर आयन चैनल का कुछ ना कुछ इस जैसा ही होता है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होते हैं उसके ड्रग एक्शन के, और उसके मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा थोड़ा बहुत, लेकिन एक आप अगर कॉमन ओवरव्यू लेना चाहें ना कि आयन चैनल किस तरह के होते हैं लाइगेंड गेटेड, तो वो इस तरीके से होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल रिसेप्टर दैट मीडिएट excitatory neurotransmitter transmission at central nervous system synapses bind glutamate। ग्लूटामेट जो है वो excitatory neurotransmitter है। अब इसके जो चैनल्स होते हैं, जिन आयन चैनल्स पे ये जाके बाइंड करता है, उसमें इस तरह है कि जिस तरह हमने अभी ऊपर बात की है कि सिंपल एक बाइंडिंग साइट बनी हुई है अल्फा सब यूनिट पे, जहाँ पे एसिटाइल कोलिन जाके अटैच हो रहा है, लेकिन इनमें ग्लूटामेट के जो आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक फ्लाई ट्रैप किस्म की जो है एक अपेंडेज होती है, एक बाहर को निकली हुई चीज होती है, एक डोमेन होती है, जिसपे जो है वो ग्लूटामेट जाके अटैच होता है, और वो जो है वो उसको जो अपेंडेजेस है, अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसको फ्लाई ट्रैप की तरह अपने इर्द गिर्द जो है मतलब उस मॉलिक्यूल को रैप कर लेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो एज होल जो है कंट्रोल करेगा पोर की ओपनिंग को। ठीक है, और इस तरीके से जो है ग्लूटामेट रिसेप्टर जो है जब वो बाइंड हो जाएगा, मतलब उसमें फ्लाई ट्रैप डोमेन जो है वो डेवलप हो गई है, तो उसके बाद जो है फिर वो पोर की ओपनिंग को जो है रेगुलेट करेगा। अब आगे बात आती है कि जो इस अटैच होने का फिनोमेना और फिर आगे रिस्पॉन्सेस आना, ये सब जो है आयन चैनल के केस में मिली सेकेंड्स में हो रहा होता है, क्योंकि आयन अंदर आए हैं, फौरन से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें चेंजेस आई, डीपोलराइजेशन हुई, और उससे आगे फिनोमेना जो है या आगे प्रोसेसेस जो है वो चल पड़े। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये मिली सेकेंड्स में हो रहा होता है। अब आगे जो है
ये यही बात कर रहा है कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखने लगे तो आपको लगता है कि काफी डिटेल्ड प्रोसेस है, लेकिन इसमें मिली सेकेंड लग रहे होते हैं, और ये बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट उसने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है एक साइनैप्स से दूसरे साइनैप्स। अब है कि ligand gated ion channels कैन बी रेगुलेटेड बाय मल्टीपल मैकेनिज्म। अब ये देखें, ligand से अटैच हो गया, ligand अटैच हो गया आयन चैनल से, आयंस अंदर आ गए, डिपोलराइजेशन हुई और सब कुछ। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, जिस तरह फॉस्फोराइलेशन हो सकती है या एंडोसाइटोसिस हो सकती है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ मैकेनिज्म हो सकते हैं जो फर्दर रिस्पॉन्सेज जो है या मैकेनिज्म जो है वो लेके चल रहे होते हैं, जिससे आगे फिर फर्दर जो है वो जो सिग्नल्स हैं वो आगे ट्रांसमिट होंगे। In the central nervous system, these mechanisms contribute to synaptic plasticity involved in learning and memory. अब ये mechanism जो हैं ये learning और memory के लिए important होते हैं, जो कि synaptic plasticity जिसको आप कहते हैं कि उसमें involve होते हैं। तो अब आगे बात आ जाती है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स की। अब ये एक ऐसे आयन चैनल्स हैं जिन पे न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बाइंड होते, डायरेक्टली नहीं बाइंड होते, बल्कि ये जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है उससे कंट्रोल होते हैं, यानी पोटेंशियल में चेंजेस आएंगे तो ये खुलेंगे या बंद होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो इन पे भी एक्ट करती हैं। Drugs that regulate voltage-gated channel typically bind to a site of receptor different from the charged amino acid that constitute the voltage sensor domain of the protein used for channel opening by membrane potential। अब क्या है कि ये किसी और साइट पे जाके बाइंड करती हैं, डिफरेंट साइट होती है, ये वैसे साइट नहीं होती जैसी लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स में नजर आती है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स में एक ऐसी प्रोटीन होती है, साइट होती है जिसमें जो अमाइनो एसिड होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं, यानी वो अनस्टेबल होते हैं, और वो जब लाइगेंड के साथ बाइंड करते हैं तो वो एक वोल्टेज सेंसर के तौर पे काम करती है, जिसकी वजह से जो है पोटेंशियल में चेंज आती है और आयन चैनल खुलता है, बंद होता है, जो भी। लेकिन यहाँ पे जो है ये नहीं हो रहा था, यहाँ पे एक और साइड होता है, उस पर जाके वो अटैच करेगी। फॉर एग्जांपल विरापा मिल की हम बात कर लें तो विरापा मिल में क्या होता है कि जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनका जो पोर होता है जहाँ से कैल्शियम चैनल अंदर आ रहे होते हैं, या उनकी जो बाहर जा रहे होते हैं, जो भी प्रोसेस चल रहा होता है वो उस जगह पे जो है वहां पे जाके ये अटैच करेंगे, और वहां पे अटैच करके ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेंगे। अब ये जो है कैल्शियम चैनल जो है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है, ये हार्ट में होते हैं या वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में होते हैं। अब वहां जाके अगर ये इन चैनल्स की बात करें, ये चैनल जो है वहां पे अगर एक्टिवेट हुए होंगे तो इसका मतलब है कि वो इनहिबिट कर रहे होंगे आयन के कंडक्टेंस को सेपरेटली फ्रॉम द वोल्टेज सेंटर। मतलब कि जो वोल्टेज सेंसर जो आप नॉर्मली बात करते हो लाइगेंड की अटैचमेंट की वजह से जो हो रही होती है, उसके अलावा ये जो है आयन चैनल की कंडक्टेंस को इनहिबिट कर रहे होंगे, ठीक है। प्रोड्यूसिंग एंटी एरिथमिक इफेक्ट्स, एंटी एरिथमिक इफेक्ट दे रहे होंगे, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, लेकिन किसी भी एंडोजीनस ट्रांसमीटर को ज्यादा या कम नहीं कर रहे होंगे, उसके इफेक्ट उसको बढ़ा नहीं रहे होंगे, ना ही उसके इफेक्ट को कम कर रहे होंगे, बल्कि सिर्फ आयंस के साथ ऊंच नीच कर रहे होंगे, ठीक है। अदर चैनल्स सच एज ए CFTR, जिस ऑल्दो ये दोनों में नहीं आता, ना तो ये एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, ना ही ये वोल्टेज में कंसिडर होता है, लेकिन स्टिल ये जो है अच्छा टारगेट है ड्रग्स के लिए। और जिस तरह है लुमाकेफ्टर, ये जो है बाइंड करती है इस रिसेप्टर के ऊपर, और इसकी जो है प्रोडक्शन को या इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इसका पेयर होने की जो नंबर है उसको बढ़ाती है, यानी इसकी सिंथेसिस ज्यादा करवाएगी और फिर उसको डिस्प्ले भी ज्यादा करवाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिस साइज वाला जब ज्यादा होगा तो फिर इसकी फंक्शनिंग भी ज्यादा होगी।
इसी तरह यानी कि ये जो सिस्टिक फिब्रोसिस में जब ये कम हुए होते हैं रिसेप्टर के नंबर को, तो ये हम इसको यूज करते हैं। इसीलिए इस ड्रग को हम CFTR करेक्टर ड्रग भी कहते हैं। अब इसके अलावा एवाकेफ्टर जो है ये इस रिसेप्टर को पोटेंशिएट कर रही होती है, यानी ये उधर जाके बाइंड करेगी, ऑल्दो डिफरेंट साइट पे जाके बाइंड करेगी, डिफरेंट देन लुमेकेफ्टर, और वहां जाके ये चैनल की जो कंडक्टेंस है उसको बढ़ा देगी। ऑल्दो दोनों जो हैं ये ड्रग्स जो हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स हैं इसके CFTR के, और ये रिसेंटली अप्रूव हुए हैं सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए। ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये डिफरेंट तरीके से फैसिलिटेट कर रही हैं इस कंडीशन में, और इन दोनों की साइट्स डिफरेंट हैं, इन दोनों का तरीकाकार मुख्तलिफ है। एक जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उसके उस रिसेप्टर के नंबर को बढ़ा रही है उसकी बायोसिंथेसिस होने के बाद, और दूसरी जो है वो उसके इफेक्ट को बढ़ा रही है, यानी जो उसका काम है उसी को ज्यादा कर रही है, यानी उसकी कंडक्टेंस को बढ़ा रही है।